नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मॉडल स्टडी चैनल में। तो सीटेट का जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आज पर्यावरण अध्ययन का पेडागोजी लेकर के आया हूं और पेडागोजी मैं ट्रिक से कराऊंगा। सभी को ध्यान से देखिएगा। पेडागोजी जो होता है पर्यावरण का थोड़ा सा जो ऑप्शन होते हैं वह अधिकांशतः सही होते हैं, इसलिए इसमें जो ऑप्शन होते हैं जो सबसे ज़्यादा सही होता है उसी ऑप्शन को करना है। ठीक है, तो चलिए ट्रिक से शुरू करेंगे। और आज जो है क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाए हैं समय की वजह से। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। मिड डे मील के लिए आपका हो गया शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ये गलत बात है। शिक्षण अधिगम के साथ कोई लेन देन नहीं है। मिड डे मील की आवश्यकता होता है भाई, तो इसलिए आपका लेन देन तो है, तो इसलिए गलत हुआ। या ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा अधिगम का अवसर उपलब्ध कराता है, ये बहुत अच्छी बात है। ईवीएस के शिक्षण के लिए एक अच्छा अधिगम अवसर उपलब्ध कराता है या उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो ऐसा नहीं है जो खाली पेट आते हैं उसके लिए है मिड डे मील, और जो भर पेट आए उसके लिए नहीं है। तो ये ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा ईवीएस शिक्षण के लिए एक अच्छा अधिगम का अवसर उपलब्ध कराता है। कैसे, मैं आपको बता दूं। ईवीएस में आपको पोषण, जैसे पोषण चैप्टर पढ़ना है तो उसके बारे में एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि कम करने की आवश्यकता है। स्कूल बैग का कम वजन, बोझ के बिना सीखना मतलब क्या। स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कमी, बोले तो पाठ की कमी, गलत हो गया। अवधि का भार कम करने की जरूरत है, ये भी गलत हो गया। स्कूल बैग का जो है ना कम वजन करना ही बोझ के बिना सीखना कहलाता है। बोझ के बिना आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मिला लीजिएगा आप सभी को। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्क लोड को कम करना। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, गलत बात है भाई, अलग अलग सीख सकते हैं, ये भी गलत हो गया। यहाँ कम करना गलत हो गया, ठीक है। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग और उपचारात्मक शिक्षण देना। कम और उच्च, यहाँ भी भेदभाव की बात हो रही है, इसलिए आपका सबसे बेटर जो आपका उत्तर होगा सहयोग मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। जब सभी बच्चों को सक्षम बनाएंगे तो समावेशी शिक्षा यही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाला का पूरा रूप क्या है। बाला का पूरा रूप बताना है, यहाँ पे क्या है। काफी बेटर क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। बाला का पूरा रूप होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ये बिल्डिंग, ब से बाला, ब से बिल्डिंग, ये आप याद रखेंगे तो डिफिनेट रूप से आप करके आइएगा, ठीक है। आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाएं जो पाठ्यपुस्तक को स्पष्टीकरण। विचार अवधारणाओं को औपचारिक रूप स्वीकृति स्पष्ट से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान आयोजित विचार। वैकल्पिक ढांचे, ढांचे बोलते हैं पार। ढांचा बोले तो क्या, पार। पार बोले तो क्या, सहयोग, ऐसा सहयोग जो आंशिक रूप में सहयोग होता हो, इशारा के रूप में सहयोग होता हो। तो सबसे बेटर क्या हो जाएगा, विचार अवधारणाओं औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, ठीक है। आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक क्या है भाई। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए पक्षपात वाली बातें तो रूढ़िबद्ध धारणा की ओर जाएगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सभी को याद रहता है, सीटेट जो भी तैयारी करते हैं उनका। चलिए भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बताना है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, भारत में बिहार की सापेक्ष, मान लीजिए बिहार यहाँ है तो गोवा आपका हो जाएगा दक्षिण में, है ना, इस तरह से हो जाएगा, गोवा आपका इधर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है गोवा की स्थिति, पहले जम्मू कश्मीर की स्थिति बताना था। जम्मू कश्मीर, बिहार यहाँ है तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ है दोस्तों। पहले जम्मू कश्मीर और तब क्या, गोवा।
तो देखिए पहले जम्मू कश्मीर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं उसको, क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। पहले जम्मू कश्मीर जाएंगे बिहार से, तो उसके बाद बिहार से गोवा की स्थिति तो दक्षिण पश्चिम, याद रखिएगा। उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। देखिए धीमी बोले तो सबसे कम। देखिए वाष्पीकरण में अगर सतह क्षेत्रफल कम होगा और तापमान भी कम होगा तो डिफिनिट रूप से धीमी गति से वाष्पीकरण होगा। क्लियर है। तो यहाँ 68 का जो उत्तर होगा, सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों कमी, क्षेत्रफल भी कमी और तापमान भी कमी, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी धीमी, कमी धीमी, याद रखना है। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानों, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, मैं आपको ट्रिक से हमेशा बताते आया हूं और काफ़ी अच्छा तरीका से समझा करके भी बताता हूं कि स्थान, दूरी, दिशा कभी भी बोले तो वो मानचित्र के बारे में ही बोलेगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मानचित्र कौशल। तो मानचित्र कौशल में ये सब नहीं आते हैं, मानचित्र कौशल के अंतर्गत ही चित्रण कौशल आते हैं, इसलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ सी हो जाएगा। मानचित्र नहीं दिया है तो आपको चित्रण कौशल करके आइएगा, डिफिनिट रूप से आपका सही जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन का सिफारिश किया। मैं आप सभी को बता दूं, कभी भी ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, तो डिफरेंट रूप से आप अच्छा करके आइएगा, ठीक है। सिफारिश किया गया है ना कि लागू किया गया है। तो एनसीएफ 2005 कभी नहीं मारिएगा, क्योंकि सिफारिश जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, सिफारिश जो हुआ था वह 2000 ईस्वी में हुआ था। सिफारिश के काम कब हुआ था, एनसीएफ 2000 में हुआ। लेकिन अगर कहता यही सिफारिश के जगह आपके क्वेश्चन में पूछता कि लागू कब हुआ, तब 2005 होता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सिफारिश कब की गई थी, तो 2000 ईस्वी में। क्लियर है, समझ में आया ना। सिफारिश रहा था 2000 में, लागू पूछेगा 2005 में लागू हुआ। नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती के प्रचलन है। स्थानांतरित खेती देखिए, भारत जो है इस प्रकार से अगर नक्शा बनाते हैं आप, इस प्रकार से आप नक्शा बनाते हैं भारत का, है ना, इस प्रकार से, तो भारत के इसी कोना में आपका सबसे ज्यादा स्थानांतरित खेती होती है। और इस कोना को हम क्या कहते हैं, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा। 71 का जिन्होंने बी किया था आज के क्लास में, उनका सही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए बांध स्वदेशी लोगों को अपनी निजी जीवन रेखाओं से अलग करता है, बहुत अच्छी बात है। बांध अगर बनाते हैं तो जो भी लोग हैं उसको निजी जिंदगी से अलग कर देता है। बांध अगर मान लीजिए यहाँ बांध बना देंगे तो वहाँ से लोग हट करके दूसरे जगह घर बनाना पड़ेगा, इसलिए आपका सही है, नेगेटिव खोजना है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये गलत बात है। बांध टूट जाता है, इसलिए बांध को कभी भी हम टिकाऊ नहीं बोलेंगे। अगर बाढ़ की समस्या आएगी तो कितना भी बांध मजबूत हो, बांध टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। पानी की अधिकता हो जाएगी, बेसिन में गाद जमा हो जाएगा, तो बांध टूटेगा ही टूटेगा। कमजोर होने के कारण भी टूटता है, तो बांध को टिकाऊ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अधिकांश बांध देखते होइएगा, अधिकांश नहीं लेकिन कुछ बांध जरूर टूट जाते हैं, इसलिए बांध क्या है, टिकाऊ नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका उत्तर बी पड़ गया, नेगेटिव पूछा जा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। याद रखना है ग्रीन हाउस गैस में ये तीनों ऑप्शन याद रखना है, जलवाष्प भी आते हैं, मीथेन भी आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी आते हैं। तो ये आपका चारों जो ऑप्शन है, तीनों जो ऑप्शन है आपका सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। देखिए भारत में ठंडा जो रेगिस्तान है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताता हूँ, ठंडा जो रेगिस्तान है वहाँ मानसून का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। बोले तो वहाँ पे बारिश, गर्मी क्यों नहीं पड़ता है, गर्मी क्यों नहीं आता है। ठंडे रेगिस्तान में मानसून का प्रभाव नहीं पड़ने का कारण एक ही है, हिमालय, ठीक है। हिमालय के कारण वहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। क्लियर है, ठीक है। हिमालय के कारण मानसून नहीं आएगा। यदि हमारे यहाँ भी यदि हिमालय होता तो यहाँ गर्मी कभी भी नहीं पड़ता,
क्लियर है। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? बस एक ही कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बोलते हैं उसको, सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के पीले होने का कारण सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है। H2SO4 इसी से बनता है। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? ये काफी बेटर क्वेश्चन है, ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। गोलकुंडा का किला जो बनाया था वह काकतीय वंश ने कहा, राजवंश ने किया था। ठीक है। 15 ml और 3 ml का आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान का सूत्र आप लोग को पता होगा तब बना सकते हैं। द्रव्यमान बराबर जो होता है, याद रखिएगा, वह घनत्व गुणे आयतन होता है। क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन। तो 15 गुणे 3 करेंगे तो 15 या 45 ग्राम आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? अदिश बोले तो जिसमें दिशा नहीं है। देखिए, भार में दिशा होता है, गुरुत्वाकर्षण में दिशा होता है, संवेग में दिशा होता है। ठीक है। तो आपको द्रव्यमान में जो होता है वह दिशा नहीं पाया जाता है, और आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती है क्या कहलाती है? जिसमें नहीं गुजरेगा वह क्या कहलाता है? वह पारभासी कहलाता है। सॉरी, नहीं गुजरता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं। तो अ माने होता है क्या? न, बोले तो अपारदर्शी। ठीक है। क्लियर है। पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? देखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर उसका द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान 10 kg ही होगा, याद रखना है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, तो भार चेंज हो जाता है, भार में 6 से गुना कर देना पड़ेगा आपको। तो 10 छक 60 kg आपका उत्तर सबसे बेटर होगा। आप लोग डेफिनेट रूप से आपका उत्तर जो होगा वह 60 kg ही होगा, 60 kg करके आइएगा। लेकिन आपके एग्जाम में यदि पूछे पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान, तब आपका उत्तर 10 kg होता। क्लियर है। बात को समझिए, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, भार चेंज हो जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक विलय की विघटन दर डैश पर निर्भर करती है। विलय बोले तो क्या? मान लीजिए एक गिलास है, उसमें पानी रख दिए, उसी गिलास में आप नमक का टुकड़ा रख दिए। क्या कर दिए? नमक का टुकड़ा रख दिए। तो उसमें जो मिल जाने को ही कहते हैं विलय की विघटन दर। तो वह किस पर निर्भर करता है? भार पर, दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्रफल पर। कैसे क्या होगा? तो तापमान अगर अधिक कर देंगे, खौला देंगे, तो जल्दी से वह मिल जाएगा। याद रखिएगा, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप चीनी को पानी में मिला दिए और बहुत सारा चीनी धर दिए तो नहीं गलेगा, लेकिन उसी चीनी को कस करके क्या करेंगे? गर्म करेंगे, खौला देंगे, तो वह चीनी जल्दी रूप से गल जाएगा और पाक बन जाता है। इसीलिए उसको गर्म किया जाता है पाक बनाने के लिए, जलेबी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, मतलब कि पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो सबसे बेटर उपाय क्या है जिससे कि बच्चा संवेदनशील बन जाएगा? तो कह दीजिए कि बच्चों को एक पेड़ पौधा अपना लो और उसका पोषित करने में मदद करो। बोले तो क्या करना है? बच्चों को बोलना है कि एक पेड़ को रोपो, पेड़ का लगाओ और उसका संरक्षण करो, बचा के रखो, उसको इनाम मिलेगा। तो कभी भी पेड़ को नष्ट नहीं करेगा बच्चा। ठीक है। संरक्षित रूप, अच्छा रूप से संरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अभय, एक सेकेंड। क्वेश्चन है कि अभय ने अपने छात्र को उन बीमारी पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पर जा रहा है, कौन सा नहीं है? इस समुदाय में उन बीमारी में समझने में मदद मिलती है जिससे वह पीड़ित थे। तो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे नेगेटिव बताना है। इस समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान होता है, ये भी सही है। इसमें वास्तविक जीवन के साथ सीखने में भी मदद मिलता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे डाटा हेल्डिंग आपको याद रखिएगा, आपका नेगेटिव में जाता है। आपका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए, एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया फिर से आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आपातकालीन स्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों को अनुभव से पूछे जब उन्हें
कभी आपातकाल की स्थिति सामना करना पड़ा तो बच्चे ने आग, बिजली झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। ठीक है, उसने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ और आकलन किया। समाचार पत्रों में सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा और क्रमशः आग और बिजली के झटके की सुरक्षा निर्देश पर चर्चा करने के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? देखिएगा, प्रिया जो है, जो भी दैनिक जीवन में घटनाएं होता है, आपातकाल जो घटना मौजूद होता है उसके बारे में बताया है। इसके बारे में जो हो रहा है यहाँ पे कौन सा दृष्टि, तो ये अन्वेषण दृष्टि हो रहा है, खोज की दृष्टि बन रहा है यहाँ पे। उत्तर आपका सबसे बेटर डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है। क्यों है भाई? समुदाय में हम लोग अच्छी तरह से सीख लेते हैं। समुदाय में हम लोग क्या करते हैं भाई, कोई भी समुदाय उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। गलत बात है, समुदाय में आलोचना होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि समुदाय में आलोचना नहीं होता है। यह सस्ता सुलभ है, गलत हो गया भाई। सस्ता सुलभ ये सब गलत होते हैं वर्ड। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है, ऐसा जरूरी नहीं है बुजुर्ग लोग बुद्धिमाने होगा। यहाँ क्या होगा, वास्तविक परिस्थितियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और इसके समृद्ध का तात्पर्य क्या है? देखिए, ईवीएस बोले तो क्या, पर्यावरण को विद्यालय से बाहर ही ले जाना है बच्चों को अधिकांशतः। तो इसको विद्यालय से बाहर ले जाना बोलते हैं क्या, किताबी ज्ञान से बाहर ले जाना। किताबी ज्ञान बोले तो क्या, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। इसीलिए आपका जो उत्तर है वो सबसे बेटर वो बी पर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि कक्षा 3 के छात्रों को रामा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी और रिश्तेदार को भी साथ ले लेते हैं तो यह विस्तार परिवार, इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिएगा, दादा दादी एकल परिवार में नहीं आते हैं। दादा दादी, माता पिता, बच्चे, देखिए माता पिता और बच्चे जो होते हैं वह एकल परिवार में आते हैं, लेकिन दादा दादी, नाना नानी जो शामिल हो जाता है तो वह एकल परिवार का उदाहरण नहीं है। और ये जब एकल परिवार का उदाहरण नहीं है तो इसको हम बोल सकते हैं कि शिक्षण अधिगम जो है वह समावेशी नहीं है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ईवीएस के कक्षा में गतिविधियां हैं। गतिविधियां क्या है भाई? श्याम पट्ट का उपयोग करेंगे, बहुत अच्छी बात है। चित्र पढ़ाएंगे, फील्ड भ्रमण कराएंगे, ये सभी आपका हो जाएगा। ईवीएस के लिए बेटर माना जाता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि विषयगत एकीकृत समावेशी सभी, क्या मानिएगा, केवल समावेशी मार्क कहिएगा, आपका सही जाएगा। क्लियर है? समावेशी हो जाएगा, एकीकृत नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन के बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि एकीकृत समावेशी। देखिए यहाँ पे अगर सबको भी शामिल कर लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एकीकृत भी ले लीजिए, समावेशी भी ले लीजिए, विषयगत भी ले लीजिए, लेकिन केवल ये सब रहता तो गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर यहाँ डी पर ही सही गया। और आज का लास्ट प्रश्न है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में सपेरे पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। देखिए, ईवीएस में एक सपेरा पर एक चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 3 से लेकर के 5 के बीच में है। तो इससे होता क्या है कि सपेरा को नुकसान नहीं पहुंचाना है। देखिए, काफ़ी बच्चे लोग होते हैं वो पत्थर से मारते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचे और उनकी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। बोले तो उसका वही रोजी रोटी है, इसलिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसीलिए इस चैप्टर को शामिल किया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। टाइपिंग नहीं था आज का जो भी क्वेश्चन था समय के पाबंदी के कारण, तो अगला जो क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आपको टाइपिंग हुआ मिलेगा और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।